नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की। हाँ बिल्कुल। ये शब्द कभी लगता था कि बस साइंस फिक्शन फिल्मों में ही सुनने को मिलेगा, हाँ बिल्कुल। लेकिन आज ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। हाँ मतलब हेल्थ केयर, एजुकेशन, यहाँ तक कि हमारी क्रिएटिविटी को भी बदल रहा है। सही कहा। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? कौन लोग थे इसके पीछे? हाँ आज हम कहाँ हैं? हाँ और आगे क्या होने वाला है? जी। आज हम कोशिश करेंगे कि जो भी जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर एआई की पूरी कहानी समझें। मतलब इसकी फिलॉसफिकल जड़ों से लेकर आज की जो साइंटिफिक तरक्की है और भविष्य में क्या क्या हो सकता है, सब पर नजर डालेंगे। अच्छा, हाँ हमारा मकसद यही है कि इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक के जो सबसे जरूरी मोड़ हैं, हाँ जो बातें हैं, उन्हें समझा जाए। बहुत बढ़िया। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हाँ समझने की कोशिश करते हैं कि एआई आखिर है क्या, एक मददगार टूल या शायद कोई अनदेखा खतरा। दिलचस्प बात यह है कि इसकी जड़ें वो तो काफी पुरानी हैं। कहते हैं 300 ईसा पूर्व में अरस्तु का लॉजिक था, वो भी एक तरह से मशीनी तर्क का बेस बना। हाँ, और फिर 1200 ईस्वी में अल जजारी के ऑटोमेटा भी थे जिन्हें प्रोग्राम किया जा सकता था। अच्छा। हाँ, पर असली कनेक्शन तब बना जब गणित और लॉजिक मशीन की संभावनाओं से जुड़े। जैसे 1842 में एडा लवलेस, उन्होंने सोच लिया था कि मशीनें शायद म्यूजिक भी बना पाएंगी। कमाल है, 1842 में। जी, और फिर 1936 में एलन ट्यूरिंग का वो यूनिवर्सल मशीन का कॉन्सेप्ट आया। आज के जो कंप्यूटर हैं वो उसी पर आधारित हैं। और फिर 1950 में उनका वो फेमस सवाल, क्या मशीनें सोच सकती हैं, और साथ में ट्यूरिंग टेस्ट का आइडिया। हाँ, ट्यूरिंग टेस्ट, ये तो बड़ा माइलस्टोन था। और फिर वो डार्टमाउथ सम्मेलन का भी जिक्र आता है 1956 में। बिल्कुल सही, डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस। जॉन मैकार्थी ने वहीं पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द इस्तेमाल किया। अच्छा, तो ये नाम वहीं से आया। हाँ, इसे एआई का ऑफिशियल जन्म माना जाता है। उस समय जोश बहुत था। मैकार्थी और उनके साथियों को लगता था कि इंसान की बुद्धि का हर पहलू उसे मशीन से कॉपी किया जा सकता है। और फिर एलाइजा जैसे शुरुआती प्रोग्राम बने भी जो लोगों से चैट करने की कोशिश करते थे। लगा कि बस आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस मतलब एजीआई आने ही वाला है। लेकिन वैसा हुआ नहीं है ना। फिर वो एआई विंटर वाली बात आ गई। हाँ बिल्कुल, उम्मीदें बहुत थीं पर टेक्नोलॉजी उतनी आगे नहीं बढ़ रही थी। कंप्यूटर बहुत स्लो थे, वादे पूरे नहीं हो रहे थे। तो नतीजा ये हुआ कि 1974 से 80 के बीच पहली एआई विंटर आ गई। मतलब रिसर्च के लिए पैसा मिलना बंद हो गया। हाँ, फंडिंग रुक गई, उत्साह एकदम ठंडा पड़ गया। ये एक तरह का रियलिटी चेक था कि एआई बनाना उतना आसान नहीं है। फिर 80s में कुछ हलचल हुई। वो एक्सपर्ट सिस्टम्स, वो क्या थे? हाँ, एक्सपर्ट सिस्टम्स आए। ये ऐसे प्रोग्राम्स थे जो किसी खास फील्ड के एक्सपर्ट की तरह सलाह देते थे, कुछ तय नियमों के आधार पर। अच्छा। कुछ इंडस्ट्रीज में कामयाब भी हुए, लेकिन उनका दायरा बहुत बहुत लिमिटेड था। और फिर से वही हुआ, उम्मीदें टूटी और 87 से 93 के बीच दूसरी एआई विंटर आ गई। तो ये तो काफी उतार चढ़ाव वाला सफर रहा। जी हाँ। तो फिर चीजें बदली कैसे? मतलब आज जो हम एआई देख रहे हैं वहां तक कैसे पहुंचे? बड़ा बदलाव आया 90 के दशक और उसके बाद, जब मशीन लर्निंग का दौर शुरू हुआ। मशीन लर्निंग मतलब मशीनें खुद सीखने लगी? हाँ बिल्कुल। अब एआई सिर्फ दिए गए नियमों पर नहीं चलता था, बल्कि वो डेटा से पैटर्न सीख सकता था। ये असली गेम चेंजर था। और फिर 1997 में आईबीएम के डीप ब्लू कंप्यूटर ने जब शतरंज चैंपियन गैरी कैस्परॉफ को हराया। हाँ, वो तो बहुत बड़ी खबर थी। वो एक मील का पत्थर था। उसने दिखाया कि मशीनें जटिल स्ट्रैटेजी भी सीख सकती हैं। और यहां से फिर रफ्तार तेज हो गई। मैंने एलेक्सनेट और डीप लर्निंग के बारे में सुना है, 2012 के आसपास। सही, 2012 में इमेजनेट प्रतियोगिता हुई थी। उसमें जेफरी हिंटन और उनके साथियों के एलेक्सनेट ने तस्वीरों को पहचानने में कमाल कर दिया। अच्छा। इसने डीप लर्निंग की ताकत दुनिया को दिखाई। डीप लर्निंग मतलब बहुत सारी परतों वाले न्यूरल नेटवर्क जो भारी मात्रा में डेटा से सीखते हैं। हिंटन, यान लेकून
और योशुआ बेंजियो को इसीलिए एआई का गॉडफादर भी कहते हैं। उन्हें 2018 में ट्यूरिंग अवार्ड मिला था, जिसे कंप्यूटिंग का नोबेल भी कहते हैं। और आज तो खैर हम देख ही रहे हैं, चैट जीपीटी जैसे लैंग्वेज मॉडल, डेली जैसे इमेज बनाने वाले टूल, अच्छा, अल्फाफोल्ड का भी नाम सुना है, जो दवाएं खोजने में मदद करता है। जी हाँ, ये सब उसी मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की नींव पर बने हैं। आज एआई भाषा समझ सकता है, तस्वीरें बना सकता है, कोड लिख सकता है, साइंस में मदद कर रहा है, सेल्फ ड्राइविंग कारें हकीकत बन रही हैं। लेकिन जैसा कि हमारे स्रोत भी बताते हैं, इसके साथ कई बड़े सवाल और चिंताएं भी जुड़ी हैं। नौकरियों का क्या होगा? एआई में जो पूर्वाग्रह या बायस आ जाता है, उसका क्या? हाँ, ये मुद्दे बहुत गंभीर हैं। निगरानी के लिए इसका इस्तेमाल, डेटा प्राइवेसी और ये जो देशों के बीच एआई में आगे निकलने की होड़ मची है। बिल्कुल, ये सब बहुत वैलिड चिंताएं हैं और इन पर दुनिया भर में बहस हो रही है। अगर भविष्य की बात करें तो अगले 5-10 सालों में शायद हम और बेहतर पर्सनल असिस्टेंट देखें, फैक्ट्रियों में ज़्यादा ऑटोमेशन देखें और एआई की मदद से वैज्ञानिक खोजें और तेज़ हों। और उसके बाद मतलब 2030 से 2050 के बीच क्या एजीआई वाकई बन सकता है? संभावना तो जताई जाती है, मतलब ऐसी मशीनें जो इंसानों की तरह सीख और समझ सकें। ये मध्यावधि की बात है। और उससे भी आगे सुपर इंटेलिजेंस की बातें भी होती हैं। वो थोड़ा डरावना भी लगता है। हाँ, 2050 के बाद सुपर इंटेलिजेंस की बात होती है। ऐसी मशीनें जो इंसानी दिमाग से कहीं ज्यादा तेज और काबिल हों। स्रोतों के मुताबिक इसके दो पहलू हो सकते हैं। या तो ये हमारी बड़ी समस्याएं हल कर दें, जैसे क्लाइमेट चेंज, बीमारियां, या फिर ये खुद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाए। वाकई एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक आईने जैसा है जिसमें हमारी अपनी महत्वाकांक्षाएं, हमारी इन कमियां, हमारी वैल्यूज सब कुछ झलकता है। बात है, एआई का भविष्य इस पर निर्भर करेगा कि हम इंसान इसे कैसे गाइड करते हैं, इसका फायदा किसे मिलता है और इसकी जवाबदेही कौन तय करता है। सही कहा। शायद असली सवाल ये नहीं है कि मशीनें कितनी इंसानी बनेंगी, बल्कि ये कि हम इंसान इस टेक्नोलॉजी के दौर में क्या बनना चुनते हैं।